स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं विशेष पेशकश बजट 2024-25 निर्मला सीतारमण का। ये छठा बजट, 7वां बजट है जो उन्होंने पेश किया। एक रिकॉर्ड उन्होंने यह भी बनाया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में 9 सेक्टर्स, 9 बिंदु उन्होंने आइडेंटिफाई किए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जो उन्होंने कहा था कि महिला, किसान, युवा और मजदूर, ये 4 जातियां हैं, 4 स्तंभ हैं, उन्हें मजबूत करने की ज़रूरत है, उस पर भी फोकस किया है। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग बजट मुकर्रर किया है, जो हमारे एक बजट की एक थ्योरी होती है उसी तरह से। और बजट की अगर हम बात करना चाहें तो 2 बातें बजट में दावे किए गए हैं, विकसित भारत और सबका साथ सबका विकास। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जाने माने आर्थिक विश्लेषक जयसिंह कोठारी साहब हैं, किसान नेता रामपाल जाट साहब हैं, कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार शर्मा साहब हैं, भाजपा से पंकज जोशी साहब हैं। मैं कोठारी साहब के पास में जाना चाहूँगा, सर क्या लगता है ओवरऑल अगर हम देखें, क्योंकि एक 2047 का विजन और विकसित भारत का जो विजन लेके गवर्नमेंट चल रही है, ये बजट कितना सपोर्ट करेगा इस सोच को? योगेंद्र जी, बिल्कुल ये बजट उसी डायरेक्शन में बनाया हुआ बजट है। बल्कि इस बजट को तो मैं बहुत अच्छा बैलेंसिंग बजट भी कहूँगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक अनूठा उदाहरण है इस बजट में जी। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि बजट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आने वाले समय में इस बजट में जो फ्यूचर का कुछ विजन दिया गया है, कुछ डेवलपमेंट की जो दिशा दी गई है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत तेज़ी से बढ़ावा मिलेंगे। जॉब की अपॉर्चुनिटी, काम की अपॉर्चुनिटी खूब बढ़ेगी। वो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन और जैसे ये लैंड रिकॉर्ड का जो डिजिटलाइजेशन है, वो एक सबसे बड़ा एक अनूठा जो प्रयास है भू आधार कार्ड बनाने की बात कही है। तो जिस तरीके के हम आज शेयर बाज़ार में इस तरह से ऑनलाइन जो ट्रेडिंग और ख़रीद बेच देखते हैं, उसी तरीके की स्थिति हमारी जो जितनी लैंड से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उनकी बन जाएगी। तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत एक नया पूरा स्वरूप जो है वो मॉडर्न इंडिया का क्या होता है वो बनेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे जो सेक्टर में सब चीज़ें कही गई है, वो एज इट इज जो पिछले सालों से चल रही है वो एज इट कंटिन्यू होगी। तो सिस्टम में पैसा भी सरकारी ट्रेजरी से खूब बटेगा, लोगों को इनकम बढ़ाने के साधन भी मिलेंगे। अब कैसे कौन बढ़ाता है वो अपने अपनी स्किल और अपने अपनी समझ पर डिपेंड करता है, लेकिन यह है कि अपॉर्चुनिटी खूब मिलेगी।
और इस बजट को मैं बहुत बैलेंसिंग बजट कहूँगा, अच्छा मैनेजमेंट वाला तो बजट। लॉन्ग टर्म सोच वाला बजट कहा जा सकता, दोनों मिक्स का है इसमें, लॉन्ग टर्म भी है और एक शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है। जैसे जैसे समय निकलेगा, जैसे 15 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कही है, जो अब तक का रिकॉर्ड है, और वो 15 लाख करोड़ रुपया धीरे धीरे जैसे सिस्टम में आएगा, उससे फिर अपॉर्चुनिटी ग्रो होगी। इसमें क्या है कि कोई मानसून वाला बजट तो है नहीं जो सरकार बारिश करवा दे। ये तो मनी सिस्टम में झोंक सकती है, उस मनी में से अपना अपना आप फ्यूचर देखिए, अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। इस तरीके का बजट है, तो बहुत अच्छा बजट है, बैलेंसिंग बजट है बिल्कुल। और दूसरी बात अगर कहें कि देखिए एक सोच भी होती है कि अगर आपके हाथ में पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है कि आप उसी तरह से अपनी कैपेसिटी के अनुसार मार्केट में लेके जाएंगे। मार्केट में पैसा आएगा तो किसी न किसी माध्यम से सरकार के पास भी रेवेन्यू कलेक्शन का एक बड़ा जरिया बनता है। यही माना जाता है कि वार त्यौहार के पहले कुछ खुशियों का पिटारा सरकार की ओर से खोला जाता है। कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि कुछ हमें एडिशनल कुछ बेनिफिट ग्राहक को देना चाहिए ताकि वो मार्केट में दिल खोल करके पैसा फेंके या खरीदारी करे। चलिए मैं रामपाल जी के पास में जाना चाहूँगा। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें रामपाल जी, तो नए कुछ रिफॉर्म्स की बात की गई है, इनोवेशंस की बात की गई है, और जो जिन्स हैं उनकी किस्मों की बात की गई है। योगेंद्र जी, 109 किस्म नई डेवलप होगी, 32 जिन्स की, 3200 की किस्म 109 होगी। हाँ। तो ये जो किस्म डेवलप करने की बात है, ये तो लगातार चल ही रहा है, ये अलग से कुछ नहीं है, हट के रूटीन की चीज़ है, अपना आप होती है। दूसरी, इसके कारण से कोई ये सोचे कि इसके कारण से एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ जाएगी, ये कोरा स्वप्न है। अब तक हिंदुस्तान में जो किसान की और कृषि क्षेत्र की स्थिति है, आज भी संकट में है, और संकट से निवारण के लिए जो इनको ट्रीटमेंट देना चाहिए था वो तो है ही नहीं। इसलिए इसमें इन्होंने जो एग्रीकल्चर के लिए किया है, उसमें कहीं जो हमारी 30 लिंक परियोजना है हिंदुस्तान की, जो नदी से नदी जोड़ो स्कीम है, उनमें से 30 परियोजना ने चिन्हित की, उनको और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 30 में भी अब तक 1 या 2 में काम चल रहा है। सब जहाँ थी वहीं है। 1952 से जो विजन शुरू हुआ नदी से नदी जोड़ो, और आज हम पहुँच गए 2024 में। इतने वर्ष बाद चींटी की गति है, चींटी भी से शर्मा जाए इनकी गति से। तो वो जो है उस पर तो कहीं बजट है ही नहीं, इसलिए नई बजट उनका नाम ही नहीं है, उसको हम क्या करें। एक चीज। दूसरी चीज, 2 गुणी आय है, ये सरकार का ही अनाउंसमेंट था, और वो भी बजटीय प्रोविजन था। उस बजटीय प्रोविजन के अनुसार 2 गुणी आय में उन्होंने कुछ बिंदु छांटे कि हम 2 गुणी आय किन किन के द्वारा करेंगे। तो उसका एक जो बिंदु है वो है किसानों को उपजों के लाभकारी मूल्य दिलाना, और ये 2015-16 के बजट की बात है। आज 2024-25 का बजट आ गया। आज भी राजस्थान का सबसे बड़ा उत्पादन बाजरा, एक दाना कोई खरीदता नहीं है, और प्रति वर्ष ढोल बजाए जाते हैं हमने इतना एमएसपी बढ़ा दिया। अरे तुमने बढ़ा तो दिया, मिला किसको? तो मोटे अनाजों की खरीद नीति वो भेदभावपूर्ण है, इसका मतलब खरीद होती नहीं है। जी रामपाल जी, लेकिन अभी मिलेट्स को लेकर के गवर्नमेंट की जो योजना है, पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ, काफ़ी प्रमोशन की बात की है होटल प्लेटफॉर्म में भी। देखिए वो अगर प्रोडक्शन है तो कहीं कहीं खरीद तो होगी उसकी, क्योंकि एक माहौल बनाया जा रहा है। सरकारी आयोजनों में एक दावत जो दी जाती है उसमें मिलेट्स को शामिल किया गया है कि मोटा अनाज शामिल होना चाहिए। अब कंज्यूम होगा तो जो प्रोडक्शन उसी में से तो आएगा वो। ये सही बात है आपकी, इसलिए कंजम्पशन को प्रमोट करना ये एक एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि जो इन्होंने एमएसपी शुरू की, वो इन्होंने घोषणा की भारत सरकार की कि हम लाभकारी मूल्य देंगे। बाजरा का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे कम दाम मिलते हैं किसान को। बाजरा का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1600 रुपये, और दाम मिलेंगे 1500 रुपये, 1400 रुपये, 1300 रुपये। तो आप तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दे रहे उसको, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो उनकी जेब में जाने दो, तो जो खर्च हो वो भी नहीं जा रहा उसकी जेब में। इसलिए ये जो कंजम्पशन को प्रमोट करने वाली बात है वो एक अलग एंगल है। और उससे भी लाभ क्या हुआ? उससे ये लाभ हो गया कि भाई जन जन अच्छे बनते हैं और उनका प्रचार हुआ, अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। छोटा सा कदम है, तो इसलिए छोटे से कदम को 100 में से 1 नंबर ले भी ले आप तो 99 से तो नहीं पाया, प्राप्त किया आपने। इसलिए चलिए मैं एक बात और समझना चाहूंगा आपको कि गवर्नमेंट ने कहा है कि सब्जियों की चेन पर काम होगा।
जिसकी वजह से ये माना जाता है कि इन बैलेंस ऑफ रेट्स जो होती हैं कहीं पे क्या, तो उससे निजात मिल पाएगी इससे। इन चैनों से कोई निजात नहीं मिलनी। निजात मिलती ये घोषणा करते कि हम उत्पादक के लिए मिनिमम और उपभोक्ता के लिए अधिकतम दाम तय करेंगे। उसको कोई रोड मैप ही नहीं है। जहां रोड मैप ही नहीं, भाषणों से कम होगा क्या? इसलिए भाषणों से तो इस पर कोई कंट्रोल होने वाला नहीं है। बनाते रहो चैन। इसलिए चैन में जो लोग उसको मॉनिटरिंग करने वाले रहेंगे, जो उसको इफेक्टिव उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे, वो कौन होंगे? वही है। इसलिए इनमें कोई अंतर नहीं आना। इन चैनों से ये घोषणाओं में बढ़िया लगती है, हाँ भाई चलो घोषणा हो गई, लेकिन ये तो एक इनोवेशन है, एक तरह से रिफॉर्म कहूँ इसे मैं, लेकिन हम जब इसके रिजल्ट्स देखेंगे तभी तो पता लगेगा। इसलिए कई चीजें ऐसी होती है जो पहले से पता होती है। इसलिए मैं चलिए, रिफॉर्म आप की जो बात कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पंकज जी आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं। कहेंगे, लेकिन मैं एक चीज और कह दूं, फिर पंकज जी कहेंगे। रिफॉर्म, जिन्होंने रिफॉर्म कहा है, 2000 से इन्होंने रिफॉर्म शुरू किया एग्रीकल्चर में। 17 वर्ष बाद एक मॉडल एक्ट लाए, कृषि उपज मंडी अधिनियम, है ना, मॉडल 2017 का। सारे राज्यों को भेज दिया 2018 में, और 2018 के भेजने के बाद में उस पर ड्राफ्ट भी हो गया बिल सब स्टेटों में, और राजस्थान में ड्राफ्ट हुआ, अलमारी में रखा है। तो 2018 तो अलमारी में रखा है, 2024 आ गया। ऐसे भारत सरकार ने उसको स्टेटों को फॉरवर्ड करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली। जब उन्होंने जीएसटी लाए, कैसे एफर्ट्स किए? तो जैसे जीएसटी के लिए एफर्ट्स किए, ऐसे इसके लिए तो एफर्ट्स नहीं किए भारत सरकार ने। तो ऐसे जो ना एफर्ट्स वो करते हैं ना, तो पता लगता है। इसलिए आपने कोई चीज दे दी और इस ढंग से मतलब आपका ये कहना है, वैसे अगर यूं बात करें हम, तो एग्रीकल्चर को तीसरे पायदान पे रखा है। 1,52,000 करोड़ के आसपास का बजट रखा है। रक्षा, उसके बाद ग्रामीण विकास और फिर एग्रीकल्चर, वो भी एक तरह से ग्रामीण विकास में प्लस का हिस्सा मान के चले, तो ये होता है आंकड़ा लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास का। तो 4 लाख करोड़ मान ले योगेंद्र जी, दोनों को मिला के, ग्रामीण विकास और एग्रीकल्चर दोनों मिला के 4 लाख करोड़ मान ले। बजट कितने का? 48 लाख करोड़ का। 48 लाख में से 4 लाख करोड़, जनसंख्या कितनी है? आप जनसंख्या के अनुपात में उसके यदि बजट की बात करें तो वो तो कुछ भी नहीं है। कहां 48 लाख, कहां 4 लाख करोड़, और 4 लाख करोड़ में भी आप किस पे खर्च करेंगे, उसमें भी जो ना लोन देंगे वो भी उसमें लिखा हुआ है। तो इस कारण से ऐसी जो चीजें हैं, इनसे ज्यादा कोई परिवर्तन आना नहीं है। यदि परिवर्तन लाना है तो कृषि को देनी चाहिए इनको प्राथमिकता। भाषण में तो है कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी हुई है, लेकिन बजट में तो प्राथमिकता नहीं है। चलिए, पंकज जोशी जी जवाब दे रहे हैं कुछ बीच में भी। दो बड़ी बात थी। वैसे रामपाल जी जो है काफ़ी बड़े विशेषज्ञ और उसको देखते हैं, लेकिन जो बेसिकली बात है कि सब फसल जो है 1600 रुपये पर मैट्रिक टन है, जो इन्होंने कहा। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, वो बेसिकली क्या है कि प्रोडक्शन कोई फैक्ट्री प्रोडक्शन तो है नहीं कि हर एक जगह सेम प्रोडक्शन रेट्स हैं। अभी आप देखेंगे तो हालात ये हैं कि सर रागी जो है, बाबूलाल जी बैठे हुए हैं, मैं अभी रागी लेने गया था सर जयपुर में, 4 दुकानों देखने के बाद तो रागी मिली है ना, और उसकी भी रेट मुझे 120 रुपये किलो मिली। मतलब मेरे ख्याल गेहूँ जो है 30 रुपये से 28 रुपये किलो है, और रागी 120 रुपये किलो है। और बहुत सारे लोग अपनों में से भी बहुत सारे लोग लाते होंगे, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं होगा जो 60-70 रुपये से नीचे लाता होगा, है ना। बाजरा भी मैं जो है अभी दिल्ली गया, तो मैं वहाँ से जब उसमें गया तो मैंने पूछा भाई बाजरे की रेट क्या है, तो मैं जो है 45 रुपीज़ पर केजी लेकर के आया। तो रीज़न क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वहाँ रीज़न है यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ ये बात सही कह रहे हैं कि 15-20 रुपये किलो यहाँ भी बिक रहा है, इकट्ठा होलसेल में आता है तो बेच जाता है, किसान बेच जाता है। बात इस चीज़ की कि जो इनोवेशंस हैं, जिन चीज़ों का है कि बेसिकली उसका जो मार्केट है, उस मार्केट को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वो मार्केट वहाँ तक पहुँच जाए, उन लोगों तक पहुँचे और उसकी जो है किस्म को सुधार हो। तो वो सरकार लगातार कर रही है उसके अंदर। मुझे बताइए कहाँ पर नहीं है। आज आप देखिए कि उसका जो ग्रेडिंग सिस्टम है, आज उसकी जो डिमांड है, आज तो मेरे ख्याल में आने वाले टाइम पर 1-2 साल बाद तो मुझे लगता है कि कई लोगों को कहना पड़ेगा कि बाजरा भी जो है रेट जो है, हो सकता है कि ऐसी टाइम आ जाए कि जब हमारे पूर्वज कहा करते थे कि गेहूं की रोटियां नहीं मिलती थी, हम जो है उसकी रोटी खाते थे, मोठ की रोटी खाते थे। मेरी नानी कहती थी, मेरी दादी कहती थी, और बहुत सारे लोग होंगे जो खाते होंगे। लेकिन आज मुझे बताइए कि मोठ मिलती है क्या? देखें, मोठ 120 रुपये किलो मिलती है उठा करके। सुबह भी जो है देख के लेनी पड़ती है कि भैया कितना खाओगे, क्योंकि उसी हिसाब से रात को भिगोनी पड़ती है कि सुबह सबको इतनी मिल जाए कि सबके उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो इनोवेशंस है, ये जो चीज़ें हैं, ये सभी लोगों के लिए करना है, सरकार इसके लिए प्रयासरत है। जी, चलिए, बाबूलाल गुप्ता साहब हमारे साथ में हैं इस वक्त। बाबूलाल जी, आप लोग तो बजट को लेकर के एग्रीकल्चर और खुदरा व्यापारी, मंडी, इसके लिए काफ़ी काम करते हो, लेकिन इस बजट की मैं बात करना चाहूँगा। पिछले दिनों भी जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि भाई अब की बार कुछ तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने बताया, और बाकी वर्चुअली कुछ चीज़ें हमने भेजी हैं कि ये बजट में शामिल की जानी चाहिए। वो कुछ आ रही हैं इसमें?
देखिए, दो तीन चीज़ें मैं बजट की बात करूं उससे पहले निवेदन करना चाहूँगा कि पंकज जी जैसे कह रहे हैं कि भाई 40 रुपये किलो या 45 रुपये किलो ये रागी नहीं मिल रही है, बात सही है। बात इसलिए सही है कि रागी पैदा कहाँ होती है और रागी पैदा कहाँ की जा रही है और वहाँ कहाँ से आ रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब बाजरा अगर मान लीजिए राजस्थान में पैदा हो गया और अगर साउथ में कहीं पुरसा जाएगा तो वैल्यू एडिशन तो होगा। अब वैल्यू एडिशन फिर रिटेलर पे है, होलसेलर पे है, किस पे जाकर के होता है वो एक अलग बात है। पर कुल मिलाकर के ये है कि किसान को दाम क्या मिला, मेन बात ये करनी पड़ेगी अपने को कि किसान जो बो रहा है, यानी हमारे यहाँ मान लीजिए 40 लाख टन 45 लाख टन बाजरा हम पैदा कर लेना हो सकता है। अब कैसे सरकार चूँकि इसको और प्रोत्साहित कर रही है तो हमारा टारगेट इसको 50-55 लाख टन पैदा करने का है। पर 50-55 लाख टन पैदा तो कर लिया, परंतु फिर भी भाव 17-18 रुपये के ही रहे तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एमएसपी पे थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं खरीदे सरकार, तो इसमें प्रावधान डालना चाहिए था कि कुछ थोड़ा हम बाजरा खरीदेंगे। हरियाणा में बाजरा खरीदते हैं जबकि वहाँ पैदावार कम है पर वहाँ एमएसपी पे खरीदा जाता है और यहाँ से जा करके भी हमारा कई सारा, जैसे मान लीजिए ये यहाँ अलवर के पास की जितनी भी मंडियाँ हैं वहाँ से माल जा कर के वहाँ बिकता है, तो ये विसंगतियाँ भी हैं। तो एक बात तो ये हुई। मैं एक बीच में चाहूंगा आपसे कि मोटे अनाज के प्रमोशन की जो सरकार पिछले 2 साल से बात कर रही है, बाकायदा मिलेट्स को लेकर के मैंने असेंबलीज में भी बड़े आयोजन कराए गए सिर्फ इसी बात के लिए कि मोटा अनाज प्रमोट होना चाहिए। राजस्थान में खुशी की भी बात है। हालांकि बाजरा सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश राजस्थान, लेकिन महाराष्ट्र के एक हिस्से में, गुजरात के बड़े हिस्से में, हरियाणा के कुछ पार्ट में भी बाजरा होता है। हाँ, निश्चित रूप से होता है। कहीं 5 लाख टन होता है, कहीं 2 लाख टन होता है, कहीं 4 लाख टन होता है बाजरा, ऐसा नहीं है। और वो वहाँ की जो रहने वाले जो वहाँ के लोग हैं वहीं खपत हो जाती है, वो बाहर नहीं जाता। कहीं बाजरी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, ऐसे करके इसको। अब अभी हम ये एरिया हो गया आपका, अलवर का एरिया होगा, भरतपुर का एरिया हो गया, फिर बाड़मेर हो गया, चोटन हो गया, नागौर हो गया, अब सब जगह यहाँ बाजरा कहेंगे। और जैसे ही आप अगर गंगानगर की साइड में तो उसको बाजरी बोलने लग जाएंगे। तो ये एक अलग बात है, परंतु वहाँ की खपत वहीं हो जाती है। नहीं, मोटे अनाज की जो एक मोटे अनाज की देखिए, मैं आपको निवेदन करूं कि जिस तरह से प्रोत्साहन किया जा रहा है, परंतु जितना पैदावार हो रही है उस पैदावार के मुकाबले वो प्रोत्साहन कोई मायने नहीं रखता। और क्यों नहीं मायने रखता है कि आप देखिए, अगर मान लीजिए गेहूं की बात करें, आज गेहूं की खपत कितनी है? 7 लाख करोड़ टन, ठीक है। और अब गेहूं, बाजरा हम कितना पैदा कर रहे हैं? कुल 40 लाख टन, 45 लाख टन, ठीक है। अब इसके मुकाबले में उसको कितना आप पुरसोगे, कितना प्रोत्साहन दोगे? प्रोत्साहन की जो भाषा है वो आई है विदेश से कि मिलेट्स को प्रोत्साहन दीजिए। मिलेट्स को आई है, आपके मोटे अनाज नहीं आया है, मिलेट्स आया है। तो मिलेट्स की क्या बनाओ साहब, क्यों 50 व्यंजन बन रहे हैं तो वहाँ एक व्यंजन उठा करके ये रख दिया, तो हमने कहा कि मिलेट्स हमने परोस दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये चलने वाली व्यवस्था नहीं है। आपको समझाना पड़ेगा कि इसमें गुण क्या है, कितना इसमें प्रोटीन है, कितने वसा है, कितनी शर्करा है। ये सब बातें जब तक हम नहीं समझाएंगे लोगों को, तब तक इसका उपयोग होना नहीं होगा। आपने देखा होगा पहले एक बार ऐसा टाइम आया था कि तेल कौन सा, कि पोस्टमैन खाओ। ये अपने मेडिकल के जो हेल्थ के जो लोग थे, डॉक्टर्स लिखने लग गए थे कि पोस्टमैन। अब पोस्टमैन का मतलब क्या था कि रिफाइंड, कि साहब इसमें स्वाद भी नहीं है, इसमें ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। जब मालूम पड़ा कि पोस्टमैन में क्या है तो कि ये तो अखाद्य है, ये तो पोस्टमैन बंद हो गया, वो दुकान ही बंद हो गई उसकी। और अब दूसरे रिफाइंड फिर चंबल चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। अभी भी डॉक्टर लोग यही कहते हैं कि आप घाने का तेल खाइए, आप रिफाइंड मत खाइए। और हम ये कहते हैं बराबर, हम कहते भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी माना है कि मस्टर्ड ऑयल के मुकाबले में आपका कोई दूसरा तेल नहीं है। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी बात मानी और केवल एक मस्टर्ड में कोई दूसरा तेल नहीं मिलाया जाएगा, इस बात का बिल लेके आए। मतलब कानून बन गया कि मस्टर्ड तेल ऐसा है, बाकी और तेलों में मिलाने के लिए 20% की छूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखी है। और अब तो एक नाम ही अलग नया दे दिया, पता नहीं ये कौन कंपनियां हैं, किस तरह से करती हैं, मल्टी सोर्स। अब मल्टी सोर्स में तो कुछ भी मिला लो, तो ये मल्टी सोर्स वाला एक नया अड़ंगा आ गया। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है। अब मैं आपको बता दूं कि 2 चीज़ें इस बजट में मुझे दिखाई दे रही हैं। एक तो है
कि जो उत्पादन है उस उत्पादन को बढ़ाया जाए। और किसके उत्पादन को बढ़ाया जाए? उत्पादन को बढ़ाया जाए आपके तिलहन को और दलहन को, और इस उत्पादन पे ज़्यादा जोर दे रहा है। तिलहन पे उन्होंने मेंशन भी किया है, बिल्कुल। मस्टर्ड, सोयाबीन, मूंगफली, सीसम, सनफ्लावर, ये सब। और इसी तरह से दालों के लिए बात कही गई है। क्यों कही गई है? कि तेलों का हम 1 करोड़ 45 लाख टन 50 लाख टन तेल आयात कर रहे हैं, और वो पैसा हमारा फॉरेन मनी है, वो वहाँ जाता है। एक बात तो ये होती है। दूसरा, इस उनके मुकाबले चूंकि वो तेल, मैं तो उस तेल को देखिए, मैं हमेशा उसकी परिभाषा अखाद्य में करता आया हूँ, तो परंतु चूंकि मजबूरी है केंद्र सरकार की कि यहाँ तेल कैसे खिलाएं, इसलिए वो पाम ऑयल खिला रहे हैं। सबके घर में आता है, 90 लाख टन आयात कर रहे हैं। ऐसा कोई भी आदमी नहीं बचा जो 90 लाख टन तेल आयात हो और भारत का कोई आदमी खाता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की रसोई हो और चाहे वो मेरी रसोई हो। तो कुल मिलाकर के ये है कि इस तरह के जो, इसको बचाने के लिए हम बराबर ये कह रहे थे कि आप कम से कम राजस्थान में जैसे 30 लाख टन से 60 लाख टन गई साल हुई, कई कारण बने उसके, कुछ समय अनुकूल हुआ, कुछ मौसम अनुकूल हुआ, कुछ ज़्यादा बुआई हुई, और इस बोल करके 30 लाख टन से 60 लाख टन पे चली गई। परंतु हम ये सोच के चल रहे हैं कि अगर हमारी पूरी ज़मीन का दोहन किया जाए, क्योंकि एक ऐसी, केवल ये एक ही फसल है जो इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ऊपर वाला भी अगर पटक दे पानी तो उससे भी सरसों हो जाती है, समझ रहे हैं, और तेल उतना का उतना ही बैठता है। और अगर गेहूं बोते हैं तो 8 पानी चाहिए, ये फर्क है। तो हमारे राजस्थान में पानी की चूंकि किल्लत है, तो इसलिए इसको प्रोत्साहन इतना दे दिया जाए कि अब इनमें शायद मेरे ख्याल से अब शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जैसी है कि तिलहन की पैदावार, तो तिलहन में उन्होंने ये सब चीज़ें डाली हैं। मस्टर्ड में हम सोच के चल रहे हैं कि अगर सही प्रोत्साहन दिया जाएगा सरकार द्वारा और ईमानदारी से प्रोत्साहन दिया जाएगा किसान को, तो 16 लाख टन से कम नहीं होगी। 16 लाख टन का मतलब होता है 40 लाख टन तेल। 16 लाख टन सरसों पैदा होने का मतलब होता है 40 लाख टन तेल, सरसों तेल। तो 40 लाख टन सरसों खाली राजस्थान का अगर तेल देगा किसान, तो आप समझिए कि क्या, किस स्थिति में होगा। परंतु फिर बात वहीं पलट के आ जाती है कि हमने एमएसपी तो तय कर रखी है, पर एमएसपी के हिसाब से हम खरीदते नहीं है। किसान कहता है मुझे पैसा नहीं मिला। किसान को कहते हैं कि तुम्हें ये सब्सिडी देंगे, खाद में देंगे, हमेशा हमारे रामपाल जी साहब कहते रहते हैं कि दुनिया भर की दे दो, पर आप तो खाली उसकी एमएसपी में माल खरीद लो। पर एमएसपी के माल खरीदने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। इतना पैसा अगर कर दे तो उनका बजट ही पूरा कोलैप्स हो जाए। तो एमएसपी एक अलग सेक्टर है, एमएसपी को लेके कई बार डिबेट भी हुई। एमएसपी में ये चीजें आती हैं कि अगर गवर्नमेंट एक तय भी कर देती तो मैंने आपको बताई, एक उत्पादन और दूसरी आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जितने प्रावधान किए गए हैं, मेरे को ऐसा मान के चल रहा है, मैंने पूरी डिटेलिंग नहीं किया अभी उसको, बजट को, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि काफी बड़ा प्रावधान इसके लिए किया जाएगा, ताकि हम लोग 2 चीज में आत्मनिर्भर हो जाएं, एक दालों में और एक तिलहन में। क्योंकि इसमें कहा है उन्होंने बाकायदा दलहन और तिलहन को एक मेंशन किया है। जी, मैं चलिए राजकुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं लगातार देख रहा हूं कि विपक्ष की ओर जो कमेंट्स आ रहे हैं कि बैसाखियों की सरकार है और केवल सरकार बचाने का बजट है, या कुर्सी बचाओ बजट है, ऐसा क्यों लग रहा है? बिल्कुल योगेंद्र जी, अमृत काल के अंदर हमारी देश की वित्त मंत्री, जो महिला वित्त मंत्री हैं, जो एक गृहिणी भी हैं, उन्होंने आज अपनी 7वां अपना वित्त का बजट पेश किया है, और पूरे 140 करोड़ लोगों को प्रसन्न करने की बजाय उन्होंने अपने सहयोगियों को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी आज के इस बजट की घोर निंदा करती है, क्योंकि ये सिर्फ जुमलों का बजट है, केवल कुछ राज्यों को, कुछ मित्रों को सहयोग करने का बजट है। हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि ये वर्तमान जो सरकार चल रही है वो अपने कुछ मित्रों को, कुछ उद्योगपति मित्रों को सहयोग करती आई है, और अब ये सरकार तो अब कुछ राज्यों के मित्रों को भी सहयोग करने लगी है, क्योंकि सरकार बैसाखियों के भरोसे है। 2014 में तो इंडिविजुअल थे, देश की जनता ने सिर पे बिठाया था, 2019 में भी सिर पे बिठाया था, 2024 में भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ा देश के 140 करोड़ लोगों ने, और भारतीय जनता पार्टी की असलियत बताई। और 140 करोड़ लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आरएसएस ने, इन सब ने मिलकर के भी इन दोनों नेताओं की कमर तोड़ने का प्रयास किया, और आज दोनों नेताओं ने मिलकर के जो हिंदुस्तान में आज ये बजट पेश किया है, इस बजट के अंदर केवल जुमलों का बजट है, झूठ बोलने का बजट है। योगेंद्र जी, अब तक जो 10 साल में इन्होंने बजट पेश किया, 50% से भी ज्यादा अभी तक ये घोषणाएं पूरी नहीं कर पाए। इन्होंने 76 पेज का अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उनमें से इसमें कुछ भी बातें नहीं ली गई है।
प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान लंबी लंबी गारंटियां दी थी देश को, वो तमाम गारंटियां भी केवल जुमले बन के रह गई। इसलिए कांग्रेस पार्टी का कहना है केवल अपनी अपनी सरकार बचाने का ये बजट है और आम आदमी को इस बजट से कोई मतलब नहीं है। रसोई कमजोर हुई है, पेट्रोल डीजल गैस महंगाई वहां की वहीं है। गृहिणी इंतजार कर रही थी कि आज हमारी एक गृहिणी बहन जो वित्त मंत्री के रूप में है निश्चित तौर पर हमारी रसोई को फायदा देगी, लेकिन गृहिणियां सुबह 11 से लेकर के और 1 घंटे और कुछ मिनट का जो बजट था लगातार देखती रह गई, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं मिला। एक 11 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट इन्होंने तय किया है। तो राजकुमार जी को नहीं लगता है कि कहीं कहीं अगर सड़कें बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें और भी हैं, वो सभी के काम आएंगी? योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी आंकड़े पेश करने में, जुमले फेंकने में और झूठ बोलने में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आप जयपुर से दिल्ली जाइए, आप छोटे 4-4.5 घंटे लगते हैं दिल्ली जाने में। योगेंद्र जी 6-7 घंटे दिल्ली जाने में लग रहे हैं और 150-200 खड्डे मिल जाएंगे जिनकी गहराई 1 से 1.5 फुट है और टोल टैक्स लगता है 500 से 700 रुपए के बीच में। तो इतना बड़ा टोल टैक्स देने के बाद भी अगर एक आम नागरिक को सड़कों में खड्डों का मुकाबला करना पड़े, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे देश का विकास हो रहा है। देश में सड़कें बन रही है, देश में सड़कें बन रही है, अच्छी बात है। राजकुमार जी, पंकज जी हंस रहे हैं कि आप 200 होके जाइए। दोस्तों वाली बात भी आपको पता है। मैं कह रहा हूं कि जब दिल्ली जाओगे, जयपुर से जाओ और कोटपुतली वाया जाओ, तो आपको पता चलेगा कितना टाइम लग रहा है और कितनी गहरी गहरी खड्डे हैं। योगेंद्र जी, कई कई जगह तो 4-4 फुट गहरे खड्डे हो रहे हैं। जी मुझे बताइए, आपका जब दिल्ली हाईवे जब बना था, है ना, कितने साल में पूरा हुआ था? याद है आपको? दिल्ली हाईवे जो है 13 साल में पूरा हुआ था। दिल्ली से जयपुर का हाईवे 13 साल लगे थे और जिसके अंदर 6 साल जो है कांग्रेस पार्टी की कॉपी करेंगे क्या? मैं बता रहा हूं, सर सुन जाइए ना, मैं बता रहा हूं, सुन जाइए। आपको ऊपर से लाके नीचे पटक दिया। आप लगातार कांग्रेस पार्टी की बुराइयां करते हैं, राहुल गांधी जी को बोलते हैं, हिंदुस्तान के लोगों ने आपको जमीन पे लाके डाल दिया। राजकुमार जी 2 मिनट, राजकुमार जी 2 मिनट, क्योंकि मैं 2019 में, मैं कह रहा हूं राजकुमार जी के पास, मैं बता रहा हूं आपको, 2019 में जो है दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे 2019 में शुरू किया, आप देखिए, और 2023 के अंदर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका एक ट्रेंच जो है वो जो है कम से कम जयपुर और से लेकर के यहाँ तक की जो गंगापुर वाला लाल सोट है यहाँ तक का ट्रेंच पूरा करके सरकार सत्ता को जो है संभला दिया। मैं कह रहा हूँ कि आज कई बार गए होंगे, मैं भी कहूँगा, शायद जयपुर से घर से निकलने के बाद और जो है दिल्ली के कनॉट प्लेस तक जाने में लगभग मान के चलिए 4 घंटे और 5 मिनट से ज्यादा का वक्त जो है मुझे आज तक नहीं लगा कि इससे ज्यादा कोई टाइम लगता हो। और वाया कोटपुतली, अरे आ रहा हूं ना, वहीं आ रहा हूं मैं। अब वाया कोटपुतली में जो है मुझे बताइए कि वाया कोटपुतली के साथ भी आपके 2 नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, लगातार बनाए जा रहे हैं, है ना, उसकी पूर्ति होने वाली है। लेकिन आपने जो चीज की, आपने वही वाली बात करी है ना कि भैया जो है ये पिताजी की पुरानी वाली पैंट है, अब इसको रोजाना ठीक करता रहे, है ना, इधर से ठीक करी तो इधर से अरे यार एग्रीमेंट किसने की भाई? 500-600 अरे भाई एग्रीमेंट किया किसने? आपने? और वो टोटल लगे भाई यार, फिर वो आप एग्रीमेंट कौन करके गया ये? अरे एग्रीमेंट कौन करके गया राजकुमार जी? पूछो तो सही। तो आप खत्म कर दीजिए ना। कैसे कर दो? तो डबल इंजन की अरे सरकार भाई, है, ये तो आगे वहां तो कई इंजन है, मतलब कुछ भी कर दो, कई इंजन है, मतलब लोगों से अनुबंध किया हुआ, किसी से कोई जमीन खरीदी हुई, उसको मना कर दे कि भैया हमने खा गए। हाउ इट इज पॉसिबल भाई? ये कानून है भाई देश का। रोकूंगा सर। मैं एक बार रवि गुप्ता जी के पास में जाना चाहूंगा, 40 से हैं रवि, आपके पास में आना चाहूंगा। क्या लग रहा है इस बजट में, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर की बड़ी चिंता की जा रही थी, अब की बार मैंने 2-3 बार जिक्र भी सुना है, और उद्यम और उद्यमियों को प्रमोट किया जाए, ये भी निर्मला सीतारमण ने कहा है। तो क्या एक इसमें विजन दिखाई दे रहा है? नमस्कार सर, मेरे हिसाब से इस बजट में काफ़ी सारी अच्छी घोषणाएं हुई हैं एमएसएमई के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए। तो काफ़ी सारी सहूलियत ऐसी हैं जिनकी डिमांड काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी और काफ़ी एग्रीव्ड थे टैक्स पेयर्स, उसकी जो डिमांडें थी वो काफ़ी हद तक पूरी हुई हैं। जैसे इनकी लिस्ट में हम बात करें, शुरुआती 3 सालों में जब जीएसटी आया, जुलाई 17 में जब गवर्नमेंट जीएसटी लेके आई, हमारी संसद ने संविधान संशोधन करने के बाद में जीएसटी एक्ट पारित किया। 17, 18, 19 और 19-20 में काफ़ी गलतियां व्यापारियों से, टैक्स पेयर से, प्रोफेशनल से हुई, क्योंकि नया कानून था, नई कंप्लायंस थी। तो उन गलतियों को दरकिनार करके, उन गलतियों की सज़ा जो बोनाफाइड व्यापारी हैं, जो टैक्स पेयर्स उनको नहीं मिले, तो वित्त मंत्री जी ने एक प्रपोजल इसमें लेके आई हैं फाइनेंस बिल में कि वो 17, 18, 19 और 19-20 से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी का जो अमाउंट है
वो यदि किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट में डिमांड खड़ी हुई है तो वो पूरी डिमांड 3 सालों से रिलेटेड खत्म कर दी जाएंगी, कोई भी डिमांड उनमें नहीं बचेगी, पेनल्टी और इंटरेस्ट पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा उन केसेस में जिन केसेस में कोई सपरेशन या फ्रॉड का भाव नहीं था, जो गलती से हो गया था। इसके अलावा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेट रिटर्न फाइल करने के कारण से टैक्स पेयर की रोक दी गई थी, उनके अगेंस्ट में डिमांड खड़ी कर दी गई थी, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी शुरू के 4 सालों की पूरी इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर किसी ने 17-18 की रिटर्न 30 नवंबर 2021 तक भी फाइल कर दी तो भी वो पूरी आईटी से रेगुलराइज हो जाएगी। आप विश्वास करेंगे पूरे भारत में लाखों की संख्या में केसेस पेंडिंग हैं और कई अरबों रुपए का जो कर से संबंधित विवाद हैं वो आज अथॉरिटीज के सामने पेंडिंग है, वो इनसे खत्म होने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा विजन और स्टेप जो है ये दर्शाता है कि सरकार ये चाहती है कि आम आदमी की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो टैक्स विवादों में ना पड़ के, डिपार्टमेंटों के चक्कर लगाने में ना पड़ के सही जगह पे उनकी एनर्जी का इस्तेमाल हो और भारत के विकास में, भारत की प्रोडक्शन में, सर्विस के क्षेत्र में अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कराएं और भारत का जो है जीडीपी में हिस्सा बढ़े, भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था बने, उस दिशा में कदम बढ़ाने की दिशा में ये कदम उठाए गए हैं, जो कि एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर, एज ए 40 के रिप्रेजेंटेटिव मुझे लगता है कि व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है और जो व्यापारी इससे पीड़ित हैं वो ही समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी जो है उसमें कमी हो गई थी। प्रेस नोट आना अलग बात है, प्रेस रिलीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर न्यूज़पेपर में कोई खबर आती है, नहीं होती है प्रेस रिलीज की कोई, कानून की आइज में, कानून की आंखों में प्रेस रिलीज की 0 वैल्यू होती है। भारत सरकार का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, प्रेस रिलीज में खुद में भी लिखा हुआ रहता है। निर्मला सीतारमन जी के बजट में भी खुद प्रेस रिलीज में भी लिखा रहता है ऐसा कि प्रेस रिलीज की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जो संविधान में लेमैन नहीं है, यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात उन पढ़े लिखे लोगों को ये पता नहीं है कि प्रेस रिलीज की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो लॉ का पार्ट नहीं होता है। रवि जी आप गलत बोल रहे हैं। गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज उसकी वैल्यू नहीं है सर, गवर्नमेंट के प्रेस रिलीज में आप विश्वास कीजिए, प्रेस रिलीज जो है वो केवल एक सूचना है। जब तक कानून में, संविधान में बदलाव नहीं हो जाता, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, ऐसा कई बार हो चुका है कि प्रेस रिलीज आ चुकी है लेकिन उससे रिलेटेड प्रोविजन कभी नहीं है। तो काफी सारे चेंजेस इन्होंने प्रपोजल जो एक्ट में बदलाव थे वो कर दिए गए हैं। का अगर प्रेस नोट जारी हो गया, ये पार्टियों का प्रेस नोट नहीं है, नहीं, गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज की बात कर रहा हूँ वैल्यू होती है सर। ऐसा है, संविधान की जो अनुच्छेद 13 है उसमें लिखा हुआ है, कानून की परिभाषा में प्रेस रिलीज कहीं नहीं लिखा हुआ। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल गलत कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अभी अगर हमारे यहाँ से सुनिए, प्रधानमंत्री कार्यालय से अगर कुछ अभी हो जाता है, कोई भी आदेश जारी हो, आदेश ही बोलते हैं उसको, नहीं आदेश नहीं होता सर, रिलीज अगर आदि बाकायदा उसमें आदेश मेंशन होता है। गवर्नमेंट की अगर रिलीज आ रही है तो ऑर्डर ही है वो ऑर्डर ही है वो। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी से केवल एडवाइजरी जारी उसके बाद में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है, सर्कुलर जारी करती है, इंस्ट्रक्शन जारी करती है। अगर गवर्नमेंट आज ये बताइए मुझे, बजट के डिसीजन हुए, सारी मीडिया थोड़ी होती है अगर अंदर बैठ करके, या कैबिनेट का कोई डिसीजन होता है, हमारे पास में प्रेस रिलीज ही आती है। आप कहोगे कि नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। टेक्निकल इश्यू है, क्या होता है, निर्णय हो जाता है, उसके बाद उसको वो खाना पूर्ति करने में एक प्रोसेस लगता है, वो है ऐसा है सर। टेक्निकल है, एक तरीके से कमिटमेंट था। मोटा ये काफी सारे बदलाव आए हैं अभी इनकम टैक्स में भी। योगेंद्र जी, रवि से कहो इसे स्टडी करे, बजटीय प्रोविजन की कितनी पालना हुई, तो बहुत से बजटीय प्रोविजन उसकी पालना नहीं होती, इसलिए वो विषय नहीं है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर कि आप बजटीय प्रावधान जो किए जाते हैं वो अधूरे रह जाते हैं, इसलिए प्रेस रिलीज उसमें वही वेट होता है संविधान में जो बजट का है, इसलिए उसमें अलग से कोई वेट नहीं होता। वो जो प्रेस वैसे देखिए, मैं एक बात बता दूं, मैं घर आप जो देखिए, रवि भी 40 से जुड़े हैं, पंकज जोशी साहब भी हैं और कोठारी साहब, बहुत आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे यहाँ एक बजट का कायदा खत्म हो चुका है, कब किस चीज़ के लिए पैसे बढ़ा दिए जाएं, कब क्या आदेश जारी हो जाए, कोई पता नहीं है। बजट पहले होता था, हर लोग टकटकी लगाए रखते थे और जो बजट में जो चीज़ें आ चुकी वो मान के चलते थे कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये सब चीज़ें रहेंगी। टैक्स और कुछ चीज़ों को छोड़ करके अब कोई महत्व नहीं बचा है। आज कपड़े के लिए कह दिए कितने % इसमें हमने उस रेट्स में ड्यूटी कम कर दी है, पता लगा कि 4 दिन बाद में, 2 महीने बाद में किसी स्टेट गवर्नमेंट ने उसका पैसा बढ़ा दिया। इसी तरह से हमारे अभी कस्टम ड्यूटी जो विड्रॉ की है
15% से 6% पे ज्वेलरी पे लेकर के आए हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बजट में प्रावधान कर दिया तो दीपावली के 1 महीने बाद में इसको नहीं बढ़ा सकते। अब वो चीज़ें गौण होती जा रही हैं। अब एक बजट का जो पैरामीटर है वो भी बदल गया और इसके मायने भी बदल। लेकिन हाँ, बजट पेश होते रहेंगे, हम चर्चा करते रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि पूरे बजट को खारिज किया जाए, क्योंकि बजट में अभी जो हमारे पास में पैसे का है कि वो फंडिंग जो होगी उसे तो हम बिल्कुल ही डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अपना एक महत्व होता है। ये बजट बाकायदा राष्ट्रपति के नाम पारित कराया जाता है, उनको समर्पित किया जाता है, फिर वो राष्ट्र को होता है। इसी तरह से स्टेट्स में गवर्नर को दिया जाता है। गवर्नर के माध्यम, अगर आपके पास में फिर बजट के पैसे की कोई कमी, हाउस के अंदर बाकायदा वापस से आप इसे संशोधित करके फिर पास कराते हैं जब ये पैसा आपके पास में आता है। ये एक है, एक सिस्टम है हमारा। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए अब जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट 2024-25। निर्मला सीतारमण एक तरह से रिकॉर्ड बनाया उन्होंने और 7वां बजट उन्होंने पेश किया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट और हर तबके को छूने की कोशिश की गई है। नजरिया अपना अपना है, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से जो बजट पेश किया गया है, तो चले हम वापस से रुक करना चाहेंगे। हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ अरुण अग्रवाल जी और जगदीश सोमानी साहब और जुड़ गए हैं हमारे साथ में। अरुण जी, आपके पास में आना चाहूँगा। व्यापार उद्योग के लिहाज से इस बजट पे हम देखें तो क्या माना जाए? देखिए, व्यापार उद्योग के हिसाब से घोषणाएं तो काफ़ी हुई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये व्यापार उद्योग एमएसएमई के लिए भी बात की गई है। टैक्स स्लैब में भी छूट दी गई है, 50,000 की छूट ही दी गई। भले ही हमारी मांग थी 5 लाख की छूट देने का। 5 लाख की छूट देते तो जो टैक्स टेररिज्म की भावना देश की जनता में रहती है, इनकम टैक्स एक ऐसा शब्द है, उसको सुनते ही एक टेररिज्म की भावना आती है मन में। यदि इसको ये 5 लाख बढ़ाते तो जो इनकम टैक्स एसएससी अभी तक बाकी है, जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, एसएससी नहीं बने हैं, वो जुड़ते और सरकार की इनकम में कोई कमी। हालांकि इन्होंने गोल्ड सिल्वर आदि में इंपोर्ट ड्यूटी करीब करीब 9% कम की है, बहुत बड़ा स्टेप है। 6% पे लाके गोल्ड सिल्वर को गया और प्लेटिनम को भी 6.4% पे लाके कस्टम ड्यूटी कर गया है, और प्लस इंपोर्टेड ज्वेलरी को भी सस्ता किया गया है। साथ ही चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स, मोबाइल चार्जर, मोबाइल इत्यादि को जो एसेसरीज को सस्ता किया गया। ये सब स्वागत योग्य कदम है। ये मैं मानता हूँ कि ये बजट 1 साल का लेखा जोखा का बजट नहीं है। जो मैं अभी तक सवेरे से देखा हूँ और अभी एनालिसिस आएगी, इसकी डिटेल्स आएगी, उसको हम स्टडी करेंगे। किंतु ये बजट 2047 के विकसित भारत के बजट को ध्यान में रखते हुए अमृतकाल महोत्सव को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया की जो बढ़ते हुए देश जो बढ़ रहा है, आज वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी हो चुकी है और हम बहुत जल्दी तीसरी इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और वित्त मंत्री जी की सोच यही है, वो हर सेक्टर को छुएं, महिलाओं को छुएं, स्किल के किए हैं, रोजगार की सृजन की व्यवस्था की, 1 लाख स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की है, 4 लाख नौकरियों की घोषणा की। रक्षा क्षेत्र में 4.5 लाख करोड़ का बजट जो प्रावधान किया गया, ये इंडिया की भौगोलिक जो परिप्रेक्ष्य है, चारों तरफ जो देखते हैं, भारत कोई आइलैंड की जैसे नहीं है, उसके चारों तरफ बाउंड्रियाँ लगी हुई है विभिन्न देशों की। ऐसे में भारत को सक्षम बनाने के लिए, भारत को लेटेस्ट वेपन्स से सुसज्जित करने के लिए, हालांकि इसकी आलोचना कोई कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि देश का हर नागरिक सुरक्षित हो। इसके लिए 4.5 लाख करोड़ की रक्षा करोड़ का प्रावधान किया गया। निर्यात में 29.8% की वृद्धि की गई, ये अच्छा स्वागत है।
आज निर्यात होगा तो देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। कृषि में 3.9% की वृद्धि की गई है। कृषि का जो मैटर है, हमेशा किसान तुरंत आंदोलन के लिए हम हर दूसरे तीसरे महीने या छठे महीने देखते हैं कि किसान दिल्ली की ओर चूक कर रहे हैं। किसान भाई ये हमारे अन्नदाता है, उनको बैठा के यदि हम हमारे कृषि मंडी से आते हैं, मेरे बाबूलाल जी बैठे हैं, वो ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन किसान भाइयों की समस्या वो निर्मूल, क्योंकि किसान तो हमारे भाई है, वो जब अन्न पैदा करते हैं किसानों खेत में तो हमको खाने मिलता है। और मैं आज़ादी की टाइम की बात करना चाहूँगा, जब आज़ादी के समय भारत में अनाज नहीं था, इंपोर्ट होता था। आज हम एक्सपोर्ट की स्थिति में हैं विश्व के कई कंट्रियों में हमें। और अभी तो केंद्र सरकार की ये भावना, मोटा अनाज, मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, इस तरह के, जब हमारे प्रधानमंत्री भी बाहर जाते हैं तो उनको भी इस तरह के अनाज और ये परोसा जाता है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बढ़िया है। तो इन किसान भाइयों की जो समस्या है, किसान आबाद होगा, व्यापारी आबाद होगा तो निश्चित रूप से देश प्रगति पर करेगा, कि देश के प्रगति में एमएसएमई का सबसे बड़ा योगदान है। आज 45% एमएसएमई के जीएसटी देता है, तो एमएसएमई में और ईजाब, जिस तरह किसानों को, मैं किसान और एमएसएमई को इसलिए जोड़ना चाहता हूं, किसान भाइयों को जिस तरह एमएसएमई क्रेडिट कार्ड देकर उनकी जो तकलीफ होती है उनको लोन ऋण माफी दी जाती है। हम व्यापारी आज 1 बरस से मांग कर रहे हैं, किंतु हमको ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड, यदि सरकार इस घोषणा में हमको आशा थी करेंगे, जिससे एमएसएमई सेक्टर, हम व्यापारी, छोटे व्यापारी जो आज पैसे का, हालांकि इनकी लिमिट है, पीएमआई लिमिट फंड है 5 करोड़ तक विदाउट कोलेटरल है, लेकिन वो एक्चुअल में धरातल पे उतरती नहीं है। इसके लिए इनको स्पेशल स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर अपनाना पड़ेगा, इनको नोडल अफसर नियुक्त करना पड़ेगा पूरे राज्य, नहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज। और आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसके साथ यदि क्लस्टर स्कीम की घोषणा करें तो। और दूसरा, रिसाइकलिंग का जो मेरी मांग थी इस चैनल के, आपके जन टीवी के मार्फत मैंने उठा के गया था कि आज रिसाइकलिंग, जो भारत सफाई अभियान, भारत मुक्त, कचरा मुक्त भारत, और आज बढ़ के जो बेस्ट प्लांट एंड मशीनरी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करे, उसमें सब्सिडी दे, उसमें लोन माफ करे, और हर इंडस्ट्रीज में, हर शहर में, हर जिले में ऐसी रिसाइकलिंग यूनिट लगे तो निश्चित रूप से स्वच्छ भारत अभियान का जो सपना है वो सफल होगा। बिल्कुल, बजट स्वागत योग्य है, लेकिन दबी जुबान में आपने एक बात कही कि धरातल पे उतरे तो अच्छा, अदरवाइज तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता बजट का। सोमानी साहब, आपके पास में आना चाहूँगा मैं अभी कुछ देर पहले जब बजट के एंड में कुछ खुदरा व्यापारी भी मेरे साथ में बैठे हुए थे, तो उनका ये कहना था कि साहब बड़ी सोच का बजट और बड़े लोगों के बजट सोचा जाता है, एक जो आम दुकानदार है उसके बारे में कोई सोच नहीं रखी जाती है, तो वो भी इसी देश का हिस्सा है, ऐसा कुछ है इसमें? देखिए, बात तो ठीक है, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, नो प्रायोरिटी सेक्टर अभी इस बजट में उन्होंने फोकस किए हैं। इसके अंदर कोई भी तरह के जो दुकानदार है, खुदरा व्यापारी है, उनको इसमें नहीं लिया है। लेकिन ई कॉमर्स में भी इन्होंने एक चेंज किया है कि 1% से और 0.1% टैक्स किया है। तो ये कहीं ना कहीं ई कॉमर्स को बढ़ावा देने की बात करी है, फोकस के अंदर खुदरा व्यापारी नहीं रखे हैं। तो ये शायद इस तरह का है कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू जो कंज्यूमर है उसके लिए इसमें ज़्यादा प्रावधान है। नो सेक्टर जो की है उसमें एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल है और इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है। क्योंकि मैं इंडस्ट्री से आता हूँ तो उस परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखें तो इसके अंदर 12 के करीब इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात आई है। इसके अंदर जो एमएसएमई को लेके बड़ी घोषणाएं करी है कि 24 ब्रांचेस सिडबी की ओर खोलेंगे। इसके अलावा ओटीपी, P2P, पीपीपी उसके ऊपर जो है ऑनलाइन को बढ़ावा देने के लिए वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए एक अलग से उसके लिए घोषणा करी है कि उसको बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। तो ऐसे कई सारी ऐसी बातें हैं जिसके अंदर इंडस्ट्री को, एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए बात करी है। ये बात सच्चाई है कि आज भी एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एमएसएमई से होकर गुजरता है। और एमएसएमई में हमने ये भी एक सरकार को कई बार लिखा था कि नरेगा जो मनरेगा योजना है उसको प्रोडक्टिविटी से जोड़ने के लिए उद्योग में कोविड के बाद में लेबर वापस कम आई है, तो हम ये लिखा कि मनरेगा जो है इसको प्रोडक्टिविटी से जोड़े, इंडस्ट्री से जोड़े, थोड़ा पेमेंट सरकार दे, थोड़ा इंडस्ट्री दे,
तो उससे जीडीपी भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो इस तरह की काफ़ी सारी बातें हमने रखी थी। तो बजट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्रोथ का बजट दिखता है। एमएसएमई के लिए, लोन के लिए, क्रेडिट फैसिलिटी को लेके मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख किया है। तो ये सब चीज़ें ऐसा दर्शाती है कि कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि पिछले 10 साल में जिस तरह एमएसएमई और जगदीश जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप व्यापार उद्योग से जुड़े हुए हैं, एक इंडस्ट्रियल एरिया के अध्यक्ष भी हैं। मैं अभी तक बाबूलाल गुप्ता जी को एक अपवाद के रूप में छोड़ दीजिए, मैं किसी व्यापारी से ये नहीं सुना, और अगले घंटे बाद ही जब बात करते हैं तो कहते हैं कि को मज़ा नहीं आया बजट में। तो एक व्यापारी की मजबूरी होती है क्या हर बजट की तारीफ करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि बजट एक आकलन है आगे आने वाले कामों का, एक परफॉर्मा है जिसके अंदर एक प्लान किया जाता है कि कैसे इनकम्स को किस तरह से हम खर्च करेंगे। उसमें ये पॉसिबल नहीं है। आज अगर अपन ऐसा देखें तो बजट में, क्योंकि मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ, हाल ही के एक स्टेट बजट की मैं बात बताता हूँ, आपके तमाम व्यापारियों ने तारीफ की, बहुत अच्छा बजट है, बहुत अच्छा, इससे ग्रोथ बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। मैंने पूछा कि ये तो होना ही चाहिए सरकार की बिल की, सरकार की क्या लायबिलिटी है, जबरदस्ती है जब, तो अगर कहीं कटौती करनी होती है तो उद्योग व्यापार पे करती है, कोई कर चीज़ कहीं बढ़ानी है तो उद्योग व्यापार पे बढ़ते हैं, फिर तालियां भी बजाते हैं और पीछे से उसकी बुराइयां भी करते हैं। मजबूरी मानूं मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं, ये क्या एक मजबूरी होती है कि क्या? देखिए जो व्यापारी है वो उम्मीदों पे हमेशा वो रहता है, वो हमेशा ये सोचता है कि सरकार अच्छा करेगी और हम भी अच्छा करके करेंगे जी। व्यापारी खुद स्टेज पे लगा हुआ होता है। आज अगर आप देखें तो एक व्यापारी एक दुकान, एक शोरूम बनाता है, इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री लगाता है, अपना घर, अपना व्यापार सब गिरवी रखता है। चले मैं इसका जवाब बाबूलाल जी से लूं। बाबूलाल जी, ऐसा तो नहीं कि व्यापारी के पास में कुछ चारा क्या अगर तारीफ नहीं करे तो तारीफ करनी चाहिए जी। अगर अच्छा कार्य किया गया है तो तारीफ करनी चाहिए, परंतु अगर नहीं किया गया है तो तारीफ भी नहीं। लेकिन व्यापारी उसके लिए भी कहता है कि बहुत अच्छा है। नहीं, देखिए ऐसा दोनों बातें हैं। व्यापारी की जो सोच है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, वो कभी निगेटिव नहीं सोचता। यही कारण है कि वो कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए उसका कोई दोस्त है, उसका बिगाड़ भी कर देगा, उसका ग्राहक कोई बिगाड़ भी कर देगा, तो भी अच्छा भैया ठीक है, वो यही कहेगा अच्छा भैया ठीक है। वो कभी नहीं कहेगा उसको आए तो उसको लपड़ मार दे, ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मान लीजिए ये सत्य है कि जैसे गई गवर्नमेंट है या ये जो बजट आया है, हमें पता है, हम अच्छी तरह जानते हैं, व्यापारी अच्छी तरह समझता है कि किस कहाँ क्या क्या गलतियां हैं और कहाँ सुधार है और कहाँ इसकी आवश्यकता है। परंतु उसके बावजूद भी हम यही कहेंगे कि भाई देखो बात तो तुमने सही कही है जी, परंतु इसमें कुछ सुधार अगर हो सकता है तो कर लीजिए। बिल्कुल वही बात है, मैं यही कह रहा हूं आपको कि देखिए हर बजट गवर्नमेंट भी जानती है और उसकी भी अपनी एक लिमिटेशंस होती है, मजबूरियां होती है, हर तबके को खुश नहीं किया जा सकता। और फिर भी एमएसएमई का मैंने काफ़ी जिक्र अब की बार सुना है, और एमएसएमई के लिए क्योंकि हर पिछले जो बजट हैं, मैं हालांकि आज दुनिया में नहीं है, मोदी साहब के पहले और दूसरे कार्यकाल के दरमियान जेटली साहब ने तो अपने हाल पे छोड़ दिया था, बाकायदा कह भी दिया था उन्होंने कि देखिए वो अपना ध्यान रखेंगे। 2 वर्ग को हमने छूने की कोशिश की है, लेकिन इस बार काफ़ी उन्होंने एक पैरामीटर जो बनाया है उसमें एटलीस्ट एमएसएमई को बड़े पायदान पे ले जाने की एक कोशिश और मध्यम वर्ग को भी, मध्यम वर्ग को भी, खुदरा व्यापारी की अगर इसमें और थोड़ी सोच डेवलप की जाती तो मुझे लगता है कि धरातल पे जो व्यापारी है, क्योंकि कंपटीशन का दौर आ चुका है, ये बात तो सही है कि लोकल फॉर वोकल कोविड के अंदर मोदी साहब ने एक बात कही थी कि अपने गली के व्यापारी से आप खरीदिए, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी किसी से बात कर रहा था कि साहब ये बड़े बड़े मॉल्स खोल दिए गए, वहाँ पे डिपार्टमेंटल जो स्टोर्स हैं जिनमें ग्रोसरी का सामान मिलता है। आप देखिए कि हमारा जो व्यापारी है मार्केट में गली वाला, वो तो 1 किलो लेते हो आप उससे, वो 800 ग्राम ही दे रहा है आपको, और रेट भी आप देखिए। आप कभी ये कंपटीशन नहीं करते, लेकिन एक चाल है कि चलिए आप जाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप उस मॉल से मत खरीदिए या जो आपका लोकल वेंडर है गली वाला आप सिर्फ उसी से खरीदिए, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, आपकी आज़ादी है ये। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उन पे हमें फोकस करना चाहिए कि अगर छोटा कोई व्यापारी है, देखिए रोजगार के अवसर यही होते हैं, सरकारी नौकरियां नहीं मिलती हैं, और हमें ज़्यादा उसके लिए वो भी नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट के रोजगार कितने अवसर मिलते हैं। अब ये एक थ्योरी और सोच बदलनी पड़ेगी कि अवसर मिलते हैं, आजकल गवर्नमेंट कहती भी यही है कि अवसर मिलेंगे। मैं कोठारी साहब के पास में जाना चाहूँगा। सर, 1 मिनट में निवेदन करना चाहूँगा।
कंज्यूमर की सोच चेंज हो गई। दुकानदार के पास जाएगा, मोदी के पास जाएगा तो कहेगा कि थोड़ा पूछेगा भी कि क्या भाव दिया, क्या ये किया। तो अगर वो माल में जाएगा, न तो उस पैक को देखेगा न कुछ करेगा, ऐसे उठाया उस छाबड़ी में डाला, आया और वहाँ जा करके उसका बिल बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या उठा रहा हूँ, पर चूंकि ऐसा हवा खड़ा कर दिया गया है कि इस माल में जो भी मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। वैसे तो अभी जो पिछले दिनों छापे आपे पड़े तो काफ़ी सारी पोल खुल गई है, परंतु फिर भी एक बना हुआ है हुआ कि साहब वहाँ तो मिलेगा अच्छा। और लास्ट के अंदर जब बिल करता है तो उसमें भी लोग रेट नहीं देखते हैं कि कौन कतई सी नहीं। घर जाके संभालेंगे। अच्छा वो पिछली बार तो दाल इतने की आई थी भाई आपके पास में, वो भी ऑप्शन बहुत देखना कम लोग। चाहिए था। चलिए मैं कोठारी साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, रोजगार के अवसर की सबसे बड़ी बात होती है, और देखिए रोजगार होता है तो मार्केट और देश की प्रगति का सबसे बड़ा पैरामीटर होता है कि आप एम्प्लॉयमेंट कितना कर पा रहे हैं, कि रोजगार के अवसर। गवर्नमेंट जॉब्स की तो हमें लगता है कि अब बातें करना व्यर्थ की बात है, अवसर की बात आती है। और पेरेंट्स भी मान के चलते हैं, आज आईटी में किसी बच्चे को भेजते हैं, वो देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ है, बच्चा वहाँ जा सकता है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी जिस जगह पे जाना चाहता है। तो इस पूरे बजट में हम देखें, क्योंकि रोजगार के अवसर हमारे शॉर्ट टर्म सोच के एक आधारशिला के रूप में होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि एक फौज तैयार हो रही है पढ़ी लिखों की, आपको हर साल रोजगार देने हैं, तो लॉन्ग टर्म के तो सोच के साथ हम लेके जा रहे हैं, लेकिन रोजगार जो चाहिए उसके कुछ इसमें स्थितियां साफ हो पा रही हैं? बिल्कुल, उसमें रोजगार के बहुत अवसर पैदा होंगे। जो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ये बरसों से देख रहे हैं हम, सड़क बनेगी तो कितने तरीके के रोजगार, सब वो तो एक बात है। एक इसमें जो रिवोल्यूशनरी जो चेंज और जो फ्यूचरिस्टिक दिखाया गया है वो इसका लैंड रिकॉर्ड, अर्बन एरियाज विल बी डिजिटाइज विद GIS मैपिंग। बिल्कुल। और एक है जमाबंदी का भी आपका डिजिटल रिकॉर्ड डिजिटल। ये आने वाले समय में पूरे हमारी इस एग्रीकल्चर और जो शहरी जो ज़मीन है, इनके बिजनेस के करने के तरीके, उनकी पूरी शेप बदल है। जिसने अतिक्रमण कर रखा है वो अपने आप ही अपनी दुकान हटा लेगा, कहने की ज़रूरत नहीं, उसको उस रिकॉर्ड में वहाँ पे नहीं आएगा तो वो अपने आप ही हटा लेगा। तो वो दूध का दूध बेईमानी ईमानदारी की जैसे होती है ना, इसकी बड़ी जरूरत है कि डबल पट्टे और कभी हाँ, किसी वो का सब कब्जा सब को प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या थी ये कि। जैसे जैसे आज डीमैट अकाउंट ने स्टॉक मार्केट और बैंकिंग और इनमें जो चेंजेस लाए ना, वैसा ही रिवोल्यूशन ये इसमें लैंड वाले में आएगा। आपकी जो रजिस्ट्री की जो रेट है, मेरे ख्याल से उस समय में 2% रजिस्ट्री की रेट आ जाएगी, और कईयों में तो आधा % भी। एक शहर में आप यहाँ से विद्याधर नगर में मकान लेना है या वहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है तो 1% स्टैम्प ड्यूटी में भी काम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी है। इसमें हजारों तरीके के जो कामकाज के हैं वो हजारों तरीके के अवसर निकलेंगे। आदमी अपने मोबाइल पे GPS सिस्टम से देख के कहीं पे ज़मीन खरीदनी है, उसी में से वो देख के आइडेंटिफाई करके अपना निर्णय अभी भी प्राधिकरण गूगल मैप पे मिल जाते हैं उनके कि हाँ, पे क्या कौन तो वो डिसीजन उसी समय कर लेगा, भाई इसका टाइटल क्लियर है, वो वहीं पर नहीं। तो वो एक सेक्टर है। ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसका एक प्रोसेस है कि ये एग्जिस्टिंग वेल्थ को प्रोडक्ट बनाता है और एग्जिस्टिंग लग्जरी को नेसेसिटी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो वेल्थ जिसको हम अब तक मानते थे, ये जो सिस्टम है उसको प्रोडक्ट बनाएगा, और पूरा कंट्री का जो लैंड है, लैंड से रिलेटेड जो मकान और जो है वो एक कमोडिटी और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो उससे रिलेटेड जो है वो पूरे देश में इतने अवसर पैदा होंगे, इतने अवसर होंगे तो आज हम सोच नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर है जिसमें मैंने बताया ना आपको, ये बजट ऑफ एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल, जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप करने की है, उसके लिए बहुत बड़े अवसर हैं जो इसमें हिडन, जिसको हम अवसर कह सकते हैं, वो बहुत बड़े इसमें छुपे। तो राजकुमार जी, अगर रिफॉर्म्स का फायदा लेना है तो आप देख लीजिए, अवसर है। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी माहिर पार्टी है। मैंने पहले भी कहा, दोबारा फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाने में, झूठ बोलने में, जुमले फेंकने में बहुत बड़ी पार्टी है, बजट और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। है। आप देख रहे हैं जो पहले बजट दिए थे वो तो अभी तक पूरे ही नहीं हुए। जो पहले बजट दिए थे वो तो पूरे ही नहीं हुए। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, आगे क्या, किसानों की आय दुगनी करेंगे। वो 2-2 फुट की कीले किसान भूल नहीं पाया है। वो 2-2 फुट की कीले अभी भी किसानों को याद आती रात को सपनों में। तो भारतीय जनता पार्टी केवल जुमले करने का काम करती है, खिलाड़ियों की बात करती है। खिलाड़ियों को क्या दिया बजट में आप बताइए? सारा खिलाड़ी वर्ग हाथ टकटकी लगाए देखता रहा, केवल क्रिकेट को छोड़ दीजिए क्योंकि वहां लाडले के बेटे हैं। तो लाडले के बेटे जब तुमको विशेष विमान लेने चला गया, चाय पे ब्रेकफास्ट में बुला लिया, और जो खेल है उनके जो खिलाड़ी पसीना बहा करके देश का नाम दुनिया में रोशन करके आते हैं,
उन खिलाड़ियों को उस इलाके का चीफ मिनिस्टर भी नहीं बुलाता है। लेकिन ये राजकुमार परंपराएं जी, जो चल रही है, राजकुमार वो जी, गलत चल रही है। अमित शाह के बेटे का जिक्र कर रहे हैं आप, वो तो उससे पहले भी कि क्रिकेट टीम राजस्थान में चैंपियनशिप जीत जीत के आई है, तो उसका राजस्थान तो में क्या पहले भी पूछा? स्वागत किया है। विशेष विमान नहीं रणजी जाया टीम- करते थे, सुनिए, हमारी लेकिन जा रहे रणजी- अच्छी बात है। सर हमारी रणजी टीम जीत के आई पहली बार यहाँ पे, तो उसका भी वेलकम उसी तरह से किया अच्छी गया। बात है ना, तो और खेलों को भी मनाइए ना, और खेलों के खिलाड़ी भी हैं। योगेंद्र जी वो दिन भूल गए क्या? दिल्ली की सड़कों पे हमारी महिला पहलवान रोती रह गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी को 2 किलोमीटर दूर 1 किलोमीटर दूर जाने में पसीना आ गया, और आज तक उन महिला पहलवानों की हाल नहीं जानी है, और उन्हीं महिला पहलवानों को दोबारा तैयार किया जा रहा है और मेडल के लिए वापस भेजा जा रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री जी जो भेदभावपूर्ण नीति अपना रहे हैं, उसकी पार्टी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। और योगेंद्र जी मैं तो एक बात बहुत कहता हूं, इस बजट में अगर कोई मुस्कुराहट का कोई अगर बजट आया था तो ज्यादा बेहतर होता। इस 24 के चुनाव के अंदर बीजेपी के नेताओं के मंत्रियों की मुस्कुराहट गायब है। आज वित्त मंत्री जी बजट पेश कर रही है और मोदी जी साहब के चेहरे पे हवाई उड़ी हुई है, क्योंकि वो अपने मित्रों से डरे हुए हैं, क्योंकि उनके जो मित्र हैं आप जानते हैं, कल परसों हमारे पास थे, आज उनके पास है, परसों न जाने कहां चले जाए। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की है, उन्होंने बहुत कोशिश की मित्रों को मनाने की, पूरा का पूरा बजट उधर फेंक दिया। राजस्थान से हम लोग आते हैं, राजस्थान के लिए इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है। राजस्थान के लोगों को इसलिए मजा चकाया है मोदी जी ने, क्योंकि पहले तो 25 दी थी और अब की बार 25 में से 11 कांग्रेस पार्टी को तो दिए। कौन से कटौती तो करके कांग्रेस पार्टी राजस्थान को के दिए। बजट में आप ये बताइए। ERCP का बता दीजिए, ERCP का पानी राजस्थान लगातार मांगता आ रहा है, किसानों खेत मांगता आ रहा है, 1 रुपये का भी अतिरिक्त बजट नहीं दिया है, और ERCP का जुमला बन गया राजस्थान में, पानी आएगा आएगा। 7 महीने हो गए, किसान पानी मांग रहा है, किसान का कंठ सूखा है और खेत भी सूखा है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसी बातें करने में माहिर है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, 2024 के अंदर हिंदुस्तान के देवतुल्य मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ा है। और अभी तो उपचुनाव भी आ रहे हैं, अभी 2 दिन पहले भी उपचुनाव हुए, चले, समय उनमें भी कम है, घमंड माफी तोड़ा है, चाहूंगा। और आने वाले तमाम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का घमंड हिंदुस्तान के देवतुल्य मतदाता तोड़ेंगे। चलिए मैं एक जवाब 30 सेकंड में चाहूंगा पंकज जी, समय बहुत कम देखिए है। मैं तो जवाब तो क्या दूं, लेकिन मैंने राजकुमार जी को धन्यवाद दूंगा कि राजकुमार जी ने माना कि ये जो मित्र थे ये पहले हमारे थे और हम इनसे क्या करते थे, और उसका जो लेखा जोखा है वो जो है वो बेसिकली देश की जो एजेंसी थी, जो लेखा विभाग था, उसने बाकायदा दिया और जेल गए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने इसको स्वीकार किया। लेकिन अब मैं कह रहा हूं नहीं वो आ जाए तो देखिए, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि देश की लेखा इन्होंने की बात की कि हमारे साथ थे वो, और हमें जो कुछ किया वो सबके सामने। दूसरी बात आप देखिए कि मैं कह रहा हूं कि आज आप देखिए कि देश की जो स्थिति है कि इन लोगों को पता नहीं कैसी चीज याद आ रही है। 28 अभी 2 दिन पहले पेपर में छापा कि 28 जो है बड़ी कंपनियां चाइना से यहां आ रही हैं, जहां मोबाइल की चीजें नहीं बनती थी वो मोबाइल बन रहा है। आज जो चीजें हम वो हो रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई आज बजट है, बजट सबके लिए, ये थोड़ी कि भाई कोई बीजेपी के वोटरों के लिए हमारे वोटरों के लिए नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बजट में जो है एक बड़ा दिल करके राजकुमार जी चलिए, मैं आना रोकना चाहिए। चाहूंगा। और मुस्कुराहट भाई, यही कह रहा हूं आपके चेहरे पे आ रही है, यार, मोदी जी के चेहरे पे आ रही है, क्योंकि वो हमारे आप देश के देखिए, प्रधानमंत्री अरे, हैं, अरे, भाई, हमारे भारत देश के बाकी लोगों को देखिए, प्रधानमंत्री लेकिन सबके हैं। पास मुस्कुराहट होनी देखो, चाहिए। सबके पास राजकुमार जी पंकज जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। खैर बजट का अपना अपना एक वो है, मैंने एक दिन पहले ही कहा था कि इस बजट पे कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स भी दिखाई देगी, वो झलक भी रही है। खैर बजट ही होता है। मैं रवि आपके पास में आना चाहता इंडिविजुअल टैक्स पर, लेकिन समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।